हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम बताऊंगी। ठीक है, जैव प्रक्रम में किसका क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती है। ठीक है, फिर विसरण क्रिया द्वारा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा सकते। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल। ठीक है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती। ठीक है, जो विसरण क्रिया द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई वस्तु सजीव है जिसका निर्धारण करने के लिए हम मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर है कि सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती थी। क्या सजीव वस्तुएं जो है वह निरंतर गति करती रहती हैं, और चाहे वे सुप्त अवस्था में हो बाह्य रूप में अचेत दिखाई देते हैं। ठीक है, उनके गुण गतिशील रहते हैं, इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो सजीव वस्तु होते हैं वो हमेशा निरंतर जो है वो गति करते रहते हैं, चाहे वो सुप्त अवस्था में ही हो, बाह्य रूप से वो अचेत दिखाई देते हैं, उनके गुण गतिशील रहते हैं, इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर कार्बन अणुओं पर आधारित है। पृथ्वी पर जीवन जो है कार्बन अणुओं पर ही आधारित है। यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ठीक है, ये जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो जो है कार्बन पर ही निर्भर है। यह कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। ये कार्बन यौगिक जो होता है वो भोजन का एक अलग से रूप है। इनमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सी और CO2 का आदान प्रदान प्रमुख है। आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। ठीक है, जल व खनिज लवण जो है वो अलग हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। किसका? स्टार्च का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो हम अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं जो है जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन, ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर। ठीक है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, इसे देखते हैं। तो जो स्वपोषी होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, स्वयं बनाता है अपना भोजन, स्वपोषी स्वयं बनाता है, जबकि विषमपोषी जो है वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है।
तो जल, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे से वायुमंडल से रंध्रों द्वारा। क्लोरोफिल हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। और सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित है। क्या हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl अम्ल जो है हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम जटिल भोजन को, ठीक है, पाचन एंजाइम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल, सूक्ष्म व लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांतरा को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। ठीक है, जो भोजन पच जाता है वो क्षुद्रांत में अवशोषित हो जाता है, मतलब चला जाता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुली मतलब अपने उंगलियों नुमा विलाई होते हैं। क्या विलाई। इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या होता है, आंतरिक क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। क्या, क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो इसका अवशोषण भी बढ़ जाएगा और यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंच जाता है। ठीक है, यह अवशोषित जो ये भोजन जाता है ये हमारे रुधिर में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं। तो वो है वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो जलीय स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है। ठीक है, जिसे जलीय और स्थलीय जीव आसानी से लेते हैं। ठीक है, और देखिए परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जल में जो है ऑक्सीजन की अधिक मात्रा नहीं पाई, बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। वह जल में मिला होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो जल में मिला होता है, सिर्फ वही ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अतः जलीय जीव इस मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते। ठीक है, वो जो जल में मिला हुआ ऑक्सीजन होता है उसे जलीय जीव लेने के लिए बहुत तेजी से सांस लेते हैं तो उसे ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों को ऊर्जा प्राप्त, मतलब अलग जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के और कौन से मार्ग हैं। देखते हैं, मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा ऑक्सीजन की कम मात्रा होने पर विश्लेषित होता है। क्या, विश्लेषित होता है तथा लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, क्या, लैक्टिक अम्ल बनाता है। जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण पथ निम्न है। ठीक है, पहला है वायवीय श्वसन। ठीक, तो इसे देखते हैं वायवीय श्वसन को। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा CO2 में खंडित कर देती है। ठीक है, वायु श्वसन जो है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित मतलब अलग अलग कर देती है
जल तथा CO2 को भी अलग कर देती है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट के 2 अणु निर्मित होते हैं। और दूसरा है अवायवीय शोषण। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट व किण्वन क्रिया होती है। क्या, ईस्ट व किण्वन क्रिया होती है तथा पाइरूवेट, इथेनॉल व CO2 का निर्माण होता है। तीसरा में दिया गया है कि ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे मांसपेशियों में कैंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? श्वसन। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसी प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है। ठीक है, ये CO2 जो है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को खंडित करके ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, यह CO2 के रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में क्या होती है? घुल जाती है। यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में पुनः से रक्त से वायु में चली जाती है। अतः में नासा द्वारा में बाहर कर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकलित किया है। तो मानव फुफ्फुस छोटी छोटी नलियों में बटी होती है। ठीक है, जो मानव फुफ्फुस होती है वो छोटी छोटी नलियों में बटी होती है। श्वसनिकाओं के बाद अंत में कुपिकाएं होती हैं जिनकी संरचना गुब्बारों के समान होती है। कैसी होती है? गुब्बारों के समान होती है। कुपिकाएं ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों का क्या कार्य है? ठीक है, तो मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक है हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, तो पहला रुधिर देखते हैं। हृदय एक पंप की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों से आदान प्रदान करता है। ठीक है, हृदय जो है पंप के द्वारा जो रक्त होता है उसे शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों में आदान प्रदान करता है। और दूसरा है रुधिर। इनमें 3 रक्त कण होते हैं। क्या? 3 रक्त कण होते हैं। इनका तरल माध्यम प्लाज्मा है। ठीक है, रक्त शरीर से CO2, भोजन जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ का वहन करती RBC कोशिकाओं CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थ का वहन करता है। WBC क्या करता है कि शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। प्लेटलेट से चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है कि वो चोट लगने पर जो रक्त बहता है उसे बहने से रोकता है। RBC जो क्या है कि CO2 और ऑक्सीजन अन्य पदार्थों का वहन करता है। WBC जो होता है शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर उसे रोग मुक्त करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो इसे देते हैं, स्तनधारी तथा पक्षियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्तनधारी और पक्षियों दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ठीक है, जो कि ग्लूकोज के खंडित होने पर ही प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। तीसरा क्वेश्चन में दिया कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो वो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक हैं। पहला है जाइलियम, दूसरा है फ्लोएम। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है कि पादप एवं जल खनिज लवण का वहन कैसे होता है। ठीक है, पादप में जल खनिज लवण और का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक करता है। कौन करता है? जाइलम ऊतक। जड़ों की कोशिकाओं मृदा के अंदर होती। कहाँ होती है? मृदा के अंदर। ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं की मृदा के अंदर। तथा वह आयन का आदान प्रदान करती। किसका करती है? आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ और मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है। कहाँ जाता है? जाइलम में। और जल के स्तंभ का निर्माण करता है। जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता है। पत्तियों के द्वारा। ठीक है, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है। पत्तियों के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन होता है इससे जल की हानि होती है पादपों को, जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे पौधे में फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती है वो भोजन तैयार करती हैं और पत्तियों से ही भोजन अलग अलग जगहों पर उसके फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं। तो अब हम आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज इससे ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद।